नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि कुशवाहा अपने YouTube चैनल साहित्यिक रस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम गजानन माधव मुक्ति बोध का निबंध एक लंबी कविता का अंत का वाचन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। कल ही मैंने एक लंबी कविता खत्म की। उसका अंत मुझे शिथिल सा जान पड़ा। उसके अंत का जितना अधिक सोचता गया, मुझे लगा कि उस कविता को और बढ़ाना होगा, कि वह अपने आप ही बढ़ जाएगी। मुझे उसकी संभावित लंबाई चौड़ाई को देख भय सा जान पड़ा। भय इसलिए कि इतनी प्रदीर्घता हमारे यहाँ अच्छी नहीं समझी जाती। दूसरा यह कि उसके मासिक पत्रों में प्रकाशन में बड़ी असुविधा हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति को पकड़कर आप उसे अपना श्रोता भी बना लें, तब भी काम नहीं चलने का, क्योंकि उसकी प्रदीर्घता उबाने वाली होगी। तब क्या किया जाए? क्या उसको काट छाट कर छोटा कर दिया जाए, या उसके भीतर जो बातें, जो गुत्थियां, जो समस्याएं प्रकट हुई हैं, उनके चित्रणात्मक विकास के लिए अवसर और क्षेत्र प्रदान किए जाएं? दूसरे शब्दों में, क्या मेरी कविता के अनंत तत्वों को अभिव्यक्ति के लिए विकास का अवसर दिया जाए? मैं उसको विकास और प्रसार का अवसर देने के पक्ष में हूँ। आज मैं महीने भर से उस कविता के चक्कर में पड़ा हूँ, या यूं कहिए कि वह कविता हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ी थी। बीच बीच में लोगों के पत्र आते रहे, पिताजी के, मित्रों के, कुछ अपरिचितों के भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जब लगा कि लोग बहुत बुरा मान जाएंगे, मुझे गाली देंगे, उनसे मेरे संबंध बिगड़ जाएंगे, तब मैंने कलम ली और उन्हें 2 शब्द लिख दिए। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती, लेकिन वैसा हो सकना असंभव है, क्योंकि भावावेश किसी बात को लेकर होता है। वह बात किसी दूसरी बात से जुड़ी होती है, दूसरी बात किसी तीसरी बात से। इसी तथ्य को मैं यूं कहूंगा, यथार्थ के तत्व परस्पर कुंठित होते हैं, साथ ही पूरा यथार्थ गतिशील होता है। अभिव्यक्ति का विषय बनकर जो यथार्थ होता है, वह भी ऐसा ही गतिशील है, और उसके तत्व भी परस्पर है। यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता, और जो छोटी है, ये वस्तुतः छोटी ना होकर अधूरी होती है। और इस प्रकार की नामालूम कितनी ही कविताएं मैंने लिखी हैं, उन्हें खत्म करने की कला मुझे नहीं आती। यही मेरी ट्रेजेडी है। पर इससे भी बड़ी ट्रेजेडी यह है कि लोग मुझे गद्य लिखने को कहते हैं। एक बार मैंने एक किताब की रिव्यू की, वह भी ऊपर से दबाव आते तो देखता क्या हूँ कि रिव्यू के लिए किताबों पर किताबें आने लगी। अब आप जानते हैं कि सच्चाई पर सच्चाई आप जिसे यकीनन सच्चाई समझते हैं, किसी न किसी हद तक बंदिश लगी ही रहती है। इसलिए रिव्यू करना उससे खेल करना है। मेरा कृपाशील अधिकारीगण, वे मेरे प्रांगण मित्र भी हैं, लेकिन लेखक नामक कार्यशील व्यक्ति को जंतु समझते हैं। लेखक के कार्य के प्रति उनकी अनास्था इस आस्था से निष्पन्न होती है कि मनुष्य को अपनी आर्थिक और भौतिक उन्नति के लिए ही कार्य करना चाहिए। इसलिए साल में अगर 4 किताबें लिखकर 4,000 की आमदनी नहीं की तो क्या किया? इसलिए मुझे सलाह दी गई कि मैं उपन्यास लिखूं और अपना दलिद्र मिटाऊं। मेरी स्त्री मेरी टेबल के पास आकर खड़ी हो जाती है और उदास होकर मुझसे कहती है कि तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, कविता, इस पर कितने रुपए मिलेंगे? अब मैं ये सोचता हूँ कि कलम घसीटते हुए मेरे बाल तो सफेद हो ही गए। मेरे जीवन का यह अंतिम कार्यकाल चल रहा है, तो मैं क्यों ना अपनी कविताओं का संशोधन परिशोधन करके उन्हें प्रकाशन योग्य रूप दे दूं। लेकिन यह कविता है कि हाथ पांव पसारती जा रही है, और अब सुना है कि मुझे जल्दी ही एक कुंजी लिखने का काम मिलेगा। मेरी आर्थिक कठिनाई कुछ तो हल हो ही जाएगी। इधर माता पिता भी आ रहे हैं। जरूरी है कि मैं लाभजनक कार्य हाथ में लूं, लेकिन बुरी बात तो यह है कि मुझे एक काम से दूसरे काम पर जाने में तकलीफ होती है। अब यह हालत है कि मुझे इस कविता को बार बार पढ़ने की, उसमें बार बार संशोधन करने की इच्छा होती है, लेकिन अब समय नहीं है। फिर भी कभी देखूंगा। लेकिन स्त्री मेरी टेबल के पास खड़ी हुई है। किसी जमाने में जब वह छोटी थी और मैं भी छोटा था तो बड़ी आकर्षक थी। आज वह मुझे भया उत्पादक प्रतीत होती है। उसको देखकर मेरे हृदय में करुणा, दायित्व भाव, यथार्थ का आतंक और भय की तरह तरह की भावनाएं व्यक्त हो जाती हैं। कि इतने में मेरी नजर 2 चिट्ठियों पर जाती है जो मेरे टेबल पर पड़ी हुई है। एक है शरद जोशी की, दूसरी अक्षय कुमार जी की। दोनों मेरे अपने हैं, बस यही उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि अपनों से ऐंठना, अपनों की उपेक्षा करना, उन्हें गले पड़ी चीज समझना आज के बहुत से कलाकारों का स्वभाव है। मैंने देखा है कि ऐसे कलाकार साधारणतः अपने को बौद्धिक और प्रतिभाशाली और आधुनिक समझते हैं। शायद वैसे होते भी हैं। दूसरे प्रकार के भी कलाकार होते हैं जिन्हें अपने लोग बड़े प्यारे होते हैं। उनका यह हिसाब होता है कि अगर कोई कवि उनका दोस्त हुआ तो वह निसंदेह ऊंचा और अच्छा कवि हो तो ही गया। किंतु यदि कोई लेखक यदि किसी दूसरी या तीसरी प्रकार की मंडली में रहता है या नहीं भी रहता है, लेकिन उनसे अलग है, तो यह धारणा बनाने की प्रवृत्ति सबल हो जाती है कि वह यूं ही लिखता है, बेकार लिखता है, फिजूल लिखता है। इस प्रकार की मंडलियों में जो चीज चलती है, एक सीमित क्षेत्र में वही श्रेष्ठ और वर्णीय दिखाई देती है। उनके वे सब अपने हैं, सगे हैं, इसलिए वे श्रेष्ठ भी हैं, उत्तम भी हैं, अच्छे भी हैं। दूसरे शब्दों में, एक विशेष प्रकार के लोग यदि अपनों से ऐंठ कर उनकी उपेक्षा करते हैं, तो दूसरे विशेष प्रकार के लोग उन्हीं में रहकर उनमें प्रचलित स्तरों को कसौटी समझकर कीर्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। यह भी संभव है, या घरे बाहरे की समस्या हो, यानी कि जो अत्यंत आत्मीय हो उन्हें यूं ही समझा जाए, और जो पराये और परकीय हो उन्हें अपने आकर्षण, विश्वास और श्रद्धा का आस्पद माना जाए। मेरा ख्याल है कि सब लोग ऐसे नहीं होते। उन्हीं में मैं अपने को गिनवाना चाहता हूँ, लेकिन यह एकदम सच है कि अपनों की उपेक्षा का अपराधी हूँ। लेकिन मैं उन अपनों से क्या कहूँ कि यह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ती थी। यह नहीं कि मैं उससे दिन रात चिपका हुआ हूँ, क्योंकि वैसा असंभव है। वरन यह कि जब भी मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में काम आ गया है, तो पाता
कि वह मेरी कविता है और कुछ नहीं। मैंने ना मालूम कितने ही महीने और वर्ष उन जैसी पर खर्च किए हैं और उनमें मुझे कुछ नहीं मिला, ना धर्म, ना अर्थ, ना काम, ना मोक्ष। कुछ पागल लोग, कीमियागर, एल्केमिस्ट, लोहे को सोना बनाने की फिक में लगातार काम करते हुए नष्ट हो गए। कुछ दूसरे ढंग के पागल जमीन में गई खजाने को खोजने और कभी भी ना पा सकने में इतना मशगूल रहे कि उनकी फैमिली ने, समाज ने, जमाने ने उन्हें बेवकूफ करार दिया। कई तरह के पागल हुआ करते हैं और मुझे अब समझ में आने लगा है कि हो ना हो मैं भी उसी श्रेणी में गिने जाने के योग्य हूँ। लेकिन नहीं, मैं फिर से समझदार बनने की कोशिश करूंगा और गद्य लिखूंगा। मैंने इस ओर काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन क्या बताऊं कि एक चीज है जिसका नाम है घुन, जिसका नाम है लौ। ये शब्द आधुनिक नहीं है, फिर भी अपने अर्थ का अस्तित्व आज भी विराजमान है। वह मुझे कविता की ओर ही ले जाती है, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि मैं कविता नहीं बल्कि गद्य लिखूंगा। इससे मुझे आमदनी भी हो जाएगी और कुछ यश भी बढ़ेगा। मैंने सोचा है कि मैं हर कविता पर एक कहानी लिखूं। क्या यह असंभव है? साफ बता दूं कि मैंने वैसा कभी भी करके नहीं देखा है, फिर भी सोचता हूँ कि वैसा करूं। क्यों? अब क्या बताऊं कि इस तरह मुझे गद्य लिखने की आदत तो पड़ जाएगी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह होगी कि अगर कविता नहीं तो कविता की आत्मा को कहानी के रूप में ही क्यों ना सही मान्यता प्रदान करा सकूं। यही मेरी अभिलाषा है। यह सही है कि मेरी कविता आधुनिकतावादी है, घनघोर है, लेकिन मैं आधुनिकतावादियों में भी पुराना हो रहा हूँ और अब जल्दी ही खुर्राट हो जाऊंगा। मेरे जैसे बहुत से पुराने नयों से भयभीत हैं, डर के मारे अपने पुराने कुर्तों को उतारकर नया बुश को धारण कर रहे हैं। आज से कोई 25-30 साल पहले यह हालत थी कि नया लड़का भी मुझे पूछे रखकर और दूसरे तौर तरीकों से अपने को बुजुर्ग जैसा गंभीर बनाए रखना चाहता था। आज हालत यह है कि बुजुर्ग भी बालक बनना चाहते हैं और चपल चंचलता सूचित करने के लिए उसी तरह की पोशाक भी धारण करते हैं। इसका कारण था, पहले समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन था, आज नवयुवकों और बालकों का जोर है। 2-1 साल पहले मैं यूपी भी गया था। वहां जाकर देखता क्या हूँ कि एक स्वनाम धन्य अत्याधुनिक महानुभाव दुखी हैं। पूछने पर पता चला कि वे नई पीढ़ी के कारनामों से पीड़ित हैं। जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे भी पीड़ा हुई, लेकिन सवाल यह है कि अगर समाज और परिवार पर बुजुर्गों का वजन नहीं है तो आज मुख्यतः वे स्वयं दोषी या अपराधी हैं। स्वयं वे वहीं चूक गए, इसलिए मात खा गए। मेरा अपना विचार है कि जिस भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और अनाचार से आज हमारा समाज व्यक्ति है, उसका सूत्रपात बुजुर्गों ने किया। स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत भारत में दिल्ली से लेकर प्रांतीय राजधानियों तक भ्रष्टाचार और अवसरवादिता के जो दृश्य दिखाई दिए, उनमें बुजुर्गों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हमारे बुजुर्गों पर नए तरुणों की श्रद्धा नहीं रही तो इसका कारण यह नहीं है कि वे अनास्थावादी हैं, वरन यह है कि हमारे बुजुर्ग श्रद्धास्पद नहीं रहे। और अगर हमारे युवक अनास्थावादी हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अनास्था का जन्म आस्था से ही होता है। अनास्था आस्था की पुत्री है। फर्क यह है कि आज के पहले दर्शकों के सामने रंगमंच पर आस्था नाटक खेला करती थी और अनास्था नेपथ्य में सूत्र संचालन करती थी, जो आजकल रंगमंच पर अनास्था नाटक करती है और आस्था नेपथ्य में बैठकर सूत्र संचालन करती है। यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आज के नवयुवकों में केवल धुआं शेष रह गया और आग नहीं है। आग है और वह भीतर ही भीतर है, लेकिन नवयुवक पाता है कि आज उस आग की कोई कीमत नहीं रह गई है। इस व्यवहारिक जगत में जिसे कभी गलती से समाज भी कहा जाता है, उस आग को पुराना भार जैसा कुछ माना जा रहा है। वह आग उसकी निजगी है, लेकिन उसके कारण सामाजिक है अधिकतर। लेकिन अगर ऊपर कही हुई बात सच है तो सवाल यह है कि उसके काव्य में वह आग झलकती क्यों नहीं? प्रश्न स्वाभाविक है। इसका उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है। बुजुर्गों ने, सत्ताधारियों में, समाज संचालकों ने, आर्थिक शक्ति से संपन्न वर्गों ने समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रकट और अप्रकट, सूक्ष्म और स्थूल भ्रष्टाचार का विधान कर रखा है। इस भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। कभी वह कानून के रूप में भी प्रकट होता है, कभी कानून की आड़ में गैर कानूनी रूप में। कानून या नियम जो आर्थिक शक्ति से संपन्न प्रभावशाली लोगों की सुविधा के लिए है। तो इस प्रकार के वातावरण में फिट होने के लिए हमारी समझदारी का यह तकाजा होता है कि किसी न किसी तरह शैतान से समझौता करके गधे को भी काका कहो। बड़े बड़े आदर्शवादी आज रावण के यहाँ पानी भरते हैं और हाँ मिलाते हैं। बड़े प्रगतिशील महानुभाव भी इसी मर्ज में गिरफ्तार है। जो व्यक्ति रावण के यहाँ पानी भरने से इनकार करता है, उसके बच्चे मारे मारे फिरते हैं। और आप जानते हैं कि ख्याति प्राप्त यशोदीप्त प्रगतिशील महानुभाव भी, मैं सबकी नहीं कह सकता, उन पर हंस पड़ते हैं या कभी कभी के प्रति दया के भाव से परिलुप्त हो उठते हैं। तो संक्षेप में, जो व्यक्ति परे हाल और फटीचर है, उसे मान्यता देने के लिए कोई तैयार नहीं, चाहे वह कितना ही नैतिक क्यों ना हो। तो ऐसी दयनीय शनिचरी दशा से बचने के लिए अगर हमारे नवयुवक हुए चातुरता का प्रयोग करें तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वे भी रावण के किसी दास के अनुदास के उपदास से अपना रिश्ता कायम करने में लगे हैं। और रावण के राज्य का एक मूल नियम यह है कि जो अपना अनुभूत वास्तव है उस पर पर्दा डालो। इसलिए हमारे बहुत से कवि और कथाकार मारे डर के उस वास्तव नहीं लिखते।
जिसे ये भोग रहे हैं, क्योंकि ये उस वास्तव को इतना अधिक जानते हैं कि अति परिचय के कारण भी उस वास्तव से उड़ जाना और उड़ते रहना चाहते हैं। अनुभूत वास्तव का आज जितना अनादर है उतना पहले कभी नहीं था। यह नहीं है कि आज का कथा साहित्य अयथार्थवादी है अथवा यथार्थ विरोधी है, बल्कि यह है कि लेखक यथार्थ के नाम पर अनुभूत यथार्थ, अपने जीवन के वास्तविक यथार्थ से दूर निकलकर किसी और के यथार्थ से कहानियां और उपन्यास गढ़ना चाहता है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि हमारे लेखक के पास प्रतिभा नहीं है, बल्कि यह कहना चाहता हूँ कि उसमें मानवीय अंतरात्मा, मानवीय विवेक चेतना की हलचल मचाने वाली पीड़ा नहीं है, क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा समझदार हो गया है और समझदारी का यह तकाजा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं उससे हम समझौता करें। आज के साहित्यकार का आयुष्य क्रम क्या है? विद्यार्जन, डिग्री और इसी बीच साहित्यिक प्रयास, विवाह, घर, सोफा सेट, एरिस्टोक्रेटिक लिविंग, महानों के व्यक्तिगत संपर्क, श्रेष्ठ प्रकाशकों द्वारा अपनी पुस्तकों का प्रकाशन, सरकारी पुरस्कार अथवा ऐसी ही कोई विशेष उपलब्धि और 40वें वर्ष के आसपास अमेरिका या रूस जाने की तैयारी, किसी व्यक्ति या संस्था की सहायता से अपनी कृतियों का अंग्रेजी या रूसी में अनुवाद, किसी बड़े भारी सेठ के यहाँ या सरकार के यहाँ ऊंचे किस्म की नौकरी। अब मुझे बताइए कि यह वर्ग क्या तो यथार्थवाद प्रस्तुत करेगा और क्या आदर्शवाद? स्वामी विवेकानंद आज से कई सौ बरस पहले यह घोषित कर चुके थे कि भारत के उच्चतर वर्ग नैतिक रूप से मृतक हो गए। वे कहते हैं भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता है। उच्चतर वर्ग दैहिक और नैतिक रूप से मृतवत हो गए हैं। अगर उच्चतर वर्गों की यह हालत उस समय थी तो आज हम सिर्फ यह कहेंगे कि इस समय भारत के उच्चतर वर्ग दैहिक रूप से खूट प्रबल हो गए हैं। और जहां तक नैतिकता का प्रश्न है, वह न पहले कभी भी न आज है। नैतिकता के स्थान पर आज सिर्फ सौदेबाजी और अवसरवादिता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार यह भी कहा था, मैं एक समाजवादी हूँ, इसलिए नहीं कि यह एक सर्वगुण संपन्न संपूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि रोटी के अभाव की अपेक्षा आधी रोटी बेहतर होती है। अन्य व्यवस्थाओं की परीक्षा की जा चुकी और उनमें अभाव ही अभाव पाए गए। अब इस अवस्था की भी परीक्षा कर ली जाए, अगर और किसी बात के लिए कहीं तो केवल नवीनता के लिए ही क्यों ना सही। ध्यान से रखिए ये बातें जो स्वामी विवेकानंद ने कही, रूसी राज्य क्रांति के पहले कही गई हैं। मैंने स्वामी विवेकानंद का नाम क्यों लिया? इसलिए कि अब मैं बुजुर्ग होने जा रहा हूँ और पीछे की ओर देखने का अभ्यास कर रहा हूँ। लेकिन यह भी मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का उच्चतर वर्ग अधिक जड़ और अधिक प्रतिगामी हो गया है। वह इस समय साहित्य में ऐसे विचारों का प्रचार करना चाहता है जिनके द्वारा हमारा साहित्यिक व्यक्ति अनुभूत वास्तवों की पार्श्विकता और मानवीयता पर पर्दा डाल दे और वह जनता की ओर उन्मुख ना हो। जनता के विरोध का एक उदाहरण लीजिए। हमारी नई कविता में बहुत बार ऐसे भाव विचार प्रकट किए जाते हैं जो नितांत प्रतिक्रियावादी हैं। नई कविता की फॉर्म का सवाल नहीं है, सवाल है उन दृष्टियों का जो मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है, गलत ही नहीं बल्कि प्रतिक्रियावादी है। आज के युवक की बाह्य स्थिति और अंतर स्थिति का वर्णन करते हुए एक कवि कहता है कि अगर बाह्य जगत में काम करना पड़ा तो लामो हाला मुझे भीड़ बन जाना पड़ेगा। मैं जुलूस में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन भीड़ और जुलूस तो मनुष्य के व्यक्तित्व के परिहार का, अंतर व्यक्तित्व के संहार का सूचक है। इसलिए मेरी मुक्ति कहीं भी नहीं है। एक पुराना प्रयोगवादी कवि वो भीड़ से घबराता है, भीड़ के प्रति भयानक प्रतिक्रिया करते हुए वह उससे दूर हटना चाहता है, भीड़ के प्रति घृणा व्यक्त करता है। निसंदेह ये दोनों कवि अपनी तरह से अपनी बात कहते हैं, मेरी तरह से नहीं, किंतु ऊपर मैंने उनकी दृष्टि के संबंध में लिखा है, ना कि उनकी विशिष्ट पंक्तियों के विशिष्ट आशय के संबंध में। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि एक स्थान में एकत्र असंगठित जनता भीड़ नहीं है, क्योंकि वह संगठित है। जहाँ संगठन है वहाँ एक प्रेरण और एक उद्देश्य भी है। जहाँ एक प्रेरणा और उद्देश्य है वहाँ एक स्वी और सक्रिय चेतना है। देश विदेश के पिछले इतिहास से हमें यह सूचित होता है कि संगठित जनता के असाधारण कार्य किया है। हाँ, यह सही है कि संगठित जनता की प्रेरणा और उद्देश्य को देखकर ही यह निश्चित करना होगा कि यदि वह प्रेरणा और उद्देश्य उचित है तो वह संगठित एकत्रीकरण भी सर्वथा उचित है, और यदि वह प्रेरणा और उद्देश्य है तो वह संगठित एकत्रीकरण भी अनुचित है। किंतु हमारे कई नए कवियों को उस एकत्रीकरण से ही डर लगता है, जिसे जनता का सामूहिक दृश्य कह सकते हैं। उसे सामूहिकता से चिढ़ है। क्यों? इसलिए कि पश्चिमी विचार पत्र उसे वैसा ही सिखाते हैं। उसे सिखाया गया है कि सचेत आत्मनिर्णित विवेकपरक संकल्प से शून्य होकर व्यक्ति अपने को समूह में विलीन कर देता है। इसलिए हे जागरूक सचेत महानुभाव, तुम अपने को समूह में विलीन मत करो। दूसरे शब्दों में, जनता समूह है, वह अज्ञ है, अंधकारग्रस्त है, वह जल्दी ही भीड़ बन जाती है। उसका साथ मत दो। तुम सचेत व्यक्तित्वशाली प्राण केंद्र हो, उसमें अपने आप को विलीन मत करो। अपने अंतिम निष्कर्ष में यह विचारधारा अत्यंत प्रतिक्रियावादी है। वह जन के प्रति घृणा पर आधारित है और बुद्धिजीवियों को जनता से अलग करके रखने का एक उपाय है। यह विचारधारा अब तक भारत में नहीं थी, वह इस समय उपस्थित है। सब नए कवि जनता को घृणा नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इस प्रतिक्रियावादी विचारधारा को अपनाते हैं। यह विचारधारा नई है। हमारे विश्वविद्यालयों के कुछ केंद्र अग्रस्त समाजवादी देशों की विचारधाराओं को हिंदी में प्रचलित करते हैं।
प्रचार के कई तरीके हैं, जैसे गोष्ठी, परिसंवाद, लेखन, प्रकाशन इत्यादि। भारत के उच्चतर वर्गों के बहुत से कर्णधार ठेठ पश्चिमी साम्राज्यवादी विचारधाराओं को अपनाकर उनका प्रचार करते हैं। उन विचारधाराओं और दृष्टि बिंदुओं का प्रचार साहित्य में भी होता है। फर्क यह है कि यह विचारधारा अधिक सूक्ष्म, अधिक युक्ति युक्त होकर औचित्य और संगति का जमा पहचानते हुए साहित्य में उपस्थित होती है। ऐसी विचारधाराएं जन भय और जन घृणा पर आधारित हैं। भारत के उच्चतर वर्ग पश्चिम के साम्राज्यवादी देशों की अद्यतन राजनीतिक और सांस्कृतिक मनोवृत्तियों को आत्मसात करते हुए अपने सांस्कृतिक प्रभाव को विस्तृत करना चाहते हैं। छोटे या मंझोले मध्य वर्ग के महत्वाकांक्षी लेखक पद और प्रतिष्ठा के लोभ में उन्हीं के दरवाजे जाते हैं, उन्हीं से सामंजस्य स्थापित करते हैं और जाने या अनजाने साहित्य में उन्हीं उच्चतर वर्गों की अद्यतन राजनीतिक सांस्कृतिक मनोवृत्तियों के, उन्हीं के प्रभावों और विचारों के, उन्हीं की दृष्टियों और भावों के संवाहक बन जाते हैं। यह एक वास्तविक जीवन तथ्य है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि उनके दरवाजे जाकर उनकी कृपा से सभ्य जीवन की सुंदर साज सज्जा प्राप्त करके उन सपनों से घृणा और तिरस्कार करने लगते हैं कि जिनमें वे जन्मे थे, और अपनों के जीवन को बदरंग सूरत उनमें उनके विरोध एक तड़पती हुई प्रतिक्रिया पैदा कर देती है। उन अपनों से हटकर वे अपने स्वामियों या उच्च सत्ताधिकारियों या लाभदायक प्रभाव संपन्न व्यक्तियों की खुशामद करने में एक दूसरे की होड़ करने लगते हैं, और इस होड़ के दौरान एक व्यक्ति या सत्ता के आसपास गुट या दल बन जाते हैं। चारित्रिक संकट उत्पन्न हो जाता है। साहित्यिक क्षेत्र में यह संकट एक प्रकार से व्यक्त होता है, आर्थिक क्षेत्र में यह चारित्रिक संकट दूसरे प्रकार से व्यक्त होता है, राजनीतिक क्षेत्र में यह चारित्रिक संकट किसी तीसरे प्रकार से व्यक्त होता है। मूल बात यह है कि यह संकट लाभ लोभ के फलस्वरूप और उस लाभ लोभ के प्रेरित समझदारी से पैदा होता है। जब तक समाज पर धन का शासन रहेगा, तब तक यह चारित्रिक संकट अधिक से अधिक असंतोष और अव्यवस्था उत्पन्न करने के अतिरिक्त मानव मूल्यों की हानि के साथ ही लाभ लोभ से प्रेरित समझदारी को प्रधानता देता जाएगा। आदमी ज्यादा से ज्यादा दुच्चा और ओछा होता चला जाएगा। फलता न केवल सामान्य जनता पर उसके दासों उपदासों द्वारा शोषण का बोझ बढ़ता जाएगा, वरन यह कि उन स्वामियों और दासों तथा उपदासों के चारित्रिक अधःपतन से उत्पन्न परिस्थिति भी सामान्य जनता के लिए अधिकाधिक भयावह और दुर्भर होती जाएगी। ऐसे भयानक दृश्यों का विस्तार भारत में आज भी कम नहीं है। तो मैंने यह सब क्यों लिखा? इसलिए कि आज निर्धन को इस परिस्थिति में जीवन यापन करना पड़ रहा है और चारित्रिक अधःपतन के मानसिक संकटों और आंतरिक ग्लानियों का अनुभव करना पड़ रहा है। इस परिस्थिति से आप इस स्थिति की को भी मिलाकर देखिए कि हिंदी क्षेत्र में कोई व्यापक संजीवनकारी आंदोलन या हलचल नहीं है, जो संभवतः अन्य भाषी प्रांतों में है। ऐसी स्थिति में तो जबकि बाह्य समाज में संजीवनकारी उत्प्रेरक आंदोलन या ऐसी संगठित शक्ति नहीं है, एक संवेदनशील मन जिसमें अब तक अवसरवादी कौशल और लाभ की समझदारी विकसित नहीं हुई है, केवल अपने को निसहाय अनुभव करता है। यदि वह कभी हुआ तो सहज मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति के सामाजिक वातावरण के अभाव में उसके काव्यात्मक रंग अधिक श्यामल, अधिक बोझल और अधिक आत्मग्रस्त हो जाते हैं। हाँ, तो मैंने अपनी एक कविता में उन्हीं काजली रंगों का प्रयोग किया है। अंतर केवल यह है कि इस श्यामलता के कार्य कारण संबंध भी यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। अब कविता कोई निबंध तो है नहीं कि जिससे लोगों को आज के हालत की जानकारी मिले, ना कोई नाटक है जिसमें पात्र प्रस्तुत होकर मूर्त रूप से जीवन यथार्थ उपस्थित करते हैं। कविता एक संगीत को छोड़ अन्य सब कलाओं से अधिक अमूर्त है। वहाँ जीवन यथार्थ केवल भाव बनकर प्रस्तुत होता है, या बिंब बनकर या विचार बनकर। कविता के भीतर की सारी नाटकीयता वस्तुतः भावों की गतिमयता है। उसी प्रकार कविता के भीतर का कथा तत्व भी भाव का इतिहास है। तो फिर ऐसी स्थिति में यह संभव है कि कविता को अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्रों में प्रस्तुत किया जाए, अथवा अनेक क्रमबद्ध गद्य चित्र कुछ इस तरह आलोपित की और दीप्तिमान हो उठे कि छंद बन जाए, गतिमान हो जाए और एक विशेष दिशा की ओर प्रवाहित हो सके। पता नहीं क्यों और कैसे मैंने एक काव्य कथा लिख दी। निसंदेह उसमें कथा का केवल आभास है, नाटकीयता की केवल मरीचिका है। वह विशुद्ध आत्मगत काव्य है और उस काव्य के रंग सावले हैं, बिल्कुल सावले। भय, आतंक, अनिश्चय, जिज्ञासा, कौतूहल और समाधान, घबराहट और दुश्चिंता उसमें झलक उठती है। वह असल में एक एलिगरी है, एक रूपक है। वह रूपक क्या है? एक व्यक्ति है। उसे लगता है कि वह एक ऐसे अहाते में चला आया है जहाँ पहुंचना प्रतिबंधित है। इस अहाते के भीतर एक बंगला है, पुराना दुराना बंगला, रहस्यमय है। वह सुना है। वहां उसे एक आदमी मिलता है जो गुप्तचर प्रतीत होता है, एक दूसरा आदमी मिलता है जो बिल्कुल पागल है। कविता एक के अंत में बताया जाता है कि एक बंगले की सीढ़ियां जमीन के भीतर चलती हैं। वे कई देशों में जा निकली हैं। वे शहर के क्लॉक टावर से भी चुपचाप पहुंच गई हैं और मानव मस्तिष्क के भीतर के सर्वोच्च स्थान पर भी इस बंगले से सबने अपना अपना सामंजस्य स्थापित कर लिया है। इसी सामंजस्य स्थापना के फलस्वरूप सब लोग अंदर से टूट गए हैं। उनके दिल की कई फाकें हो गई हैं। इसी कारण से प्रतीत होता है कि यहाँ एक वानर सत्ता है, अर्थात एक नकारवाद है। संक्षेप में वह बंगला लाभ लोभ की अर्थवादनी सत्ता का प्रतीक है, जिससे सामंजस्य और संतुलन स्थापित करके लोगों ने अपने आप को झुठला दिया है। बंगले के भीतर आत्मा की हत्या हो चुकी है और इस हत्याकांड से सब लोग परिचित होते हुए भी चुप हैं, क्योंकि वे उस बंगले की सत्ता से सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं। गद्य में यह रूपक एक सिलसिले के सामने आता है, लेकिन कविता में यह सिलसिला टूट जाता है। इसी तरह जैसे स्वप्न के भीतर स्वप्न आते हो उलट पुलट होकर, कविता में मैंने उस उलट पुलटपन का निर्वाह करने का प्रयत्न किया है। मैं सोचता हूँ कि अपनी इस प्रदीर्घ कविता को किसी कहानी का रूप दे दूं। संभव है कहानी की कोई मासिक पत्रिका मुझे कम से कम 15-20 रुपए दे दे। इससे मैं अपने मित्रों के सामने यह सिद्ध कर सकूंगा कि मैं अयोग्य नहीं हूँ और रुपए कमा सकता हूँ। कुंजी लिखने का काम मैं 4 दिन के बाद करूंगा। क्यों? ठीक है ना? धन्यवाद।